हेलो शिक्षार्थी, स्वागत है आपका एक बार फिर से उच्च उड़ान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए सेट 29 जो कि आज कंडक्ट करवाया गया था। थोड़ा सा लेट हो गया आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फेस्टिवल का माहौल पूरा बना हुआ है, जिसकी वजह से अपलोड करने और ये सब चीज़ों को करते करते समय लग गया। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी आपको सटीक और बेहतर जो है वह आंसर उपलब्ध कराया जाएगा, इसका आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रूप से इस बात को मान करके चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि पता होगा कि हम लोग आपको पूरा जो है सेट लिया जाता है या प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज मुसल्लपुर हाट में, बाकी और भी बिहार के कई जगहों पर करवाया जा रहा है। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन जो है हमारा संघाई सहयोग संगठन, वो कह रहा है कि रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका जो सम्मेलन आयोजित हुआ ये कहाँ हुआ, ये चीन में हुआ। ठीक है, एक बात जान लीजिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा एससीओ के बारे में जान लेते हैं, मतलब चीन संघाई जो संगठन है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं। चीन संघाई संगठन जो है यह 2001 में बनाया गया था। ठीक है, 2001 में बनाया गया था 15 जून को। ठीक है, और इसके फाउंडर मेंबर शुरुआती दौर में 5 देश थे। बाद में वर्तमान में अगर आपसे ये बात करेगा तो अभी वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। भारत भी जो है 2017 में भारत भी क्या हुआ है, इसका सदस्य बना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी जो इसका मुख्यालय है, वह मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपको बीजिंग में। आप बीजिंग जानते होंगे, बीजिंग जो है वह चीन में। मुख्यतः देश देखेंगे तो इसमें भारत हो जाता है, रूस हो जाता है, किर्गिस्तान हो जाता है, उज्बेकिस्तान हो जाता है, तजाकिस्तान हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है ना। ये सारे देश क्या हैं, इसके मेंबर हैं। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो एससीओ संगठन जो है क्लियर हो गया, इसका डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में शामिल रहा आतंकी संगठन, जो पहलगाम आतंकवादी घटना हुआ था, जिसमें याद करिए कहा गया कि कई लोगों को मारा गया था धर्म का नाम दे करके, या फिर कह सकते हैं कि कई जगहों पर ऐसा घटना बार बार आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा जो आतंकवादी संगठन हुआ था, वो संगठन था द रेजिस्टेंट फ्रंट। याद रखिए क्या था, रेजिस्टेंट फ्रंट। उसके द्वारा देश में हाल ही में इसको जो है आतंकवादी संगठन के तौर पे इसको शामिल किया गया। तो ये आतंकी संगठन कहाँ का है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और कनाडा। तो इसको जो है आतंकी संगठन घोषित किसने किया है, तो इसको आतंकी घोषित किया है क्वेश्चन किसने, अमेरिका ने इसको आतंकी घोषित किया है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले एंड पार्टनर्स, याद रखिएगा, ये आपको कई बार हमने सवाल दे दिया है कि ये क्या करता है कि हर वर्ष जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग होती है वो जारी करता है, और 6-6 महीने के गैप में ही ये जारी करता है। तो ये जो जारी किया 2025 में, अभी जो वर्तमान में इसका जारी किया गया, तो भारत का याद करिए 85वां रैंक था, जिसमें भारत सुधार करते हुए 77वें रैंक की तरफ आ गया था। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि भारत में कितना पायदान का सुधार हुआ। तो अगर हम पायदान का बात करेंगे तो आप उसमें घटा लीजिएगा तो आपको पायदान का पता चल जाएगा। तो 77 में आप घटा लीजिएगा, 77 से 3 इधर निकाल लीजिएगा और 5 उधर निकाल लीजिएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कौन सा 8वां पायदान क्या हुआ है, सुधार हुआ है। सबसे जो बेहतर है वह सिंगापुर, आपको हम बढ़ा चुके हैं, आप पीछे आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजनों को 400 रुपया जो मासिक वेतन दिया जाता था पेंशन के तौर पे, वह मासिक पेंशन जो होता था उसको बढ़ा के 1100 कर दिया। तो ये वर्तमान में पता होगा बिहार सरकार जब भी चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, तो उसको देखते हुए या फिर वृद्धाओं को या फिर विधवा क्या नाम है, खास करके जो समाज में पिछड़े हुए वर्ग की महिलाएं हैं या जिन्हें बेहतर तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन वृद्धजनों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को 400 से बढ़ा के क्या कर दिया गया, 1100 कर दिया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के लिए दक्षिण साउथ इंडियन माइथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड किसे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है वह नितिन कुशलप्पा हो जाएगा, जिसमें याद करिए पार्वती टिकरी के बारे में, सुनील शुक्ला के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए। इसके अलावा नितिन कुशलप्पा को भी जो है यह अवार्ड दिया जा चुका है। फिर उसके बाद युवा किशोरियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए, मतलब जो युवा किशोरियां हैं ना, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनके पोषण कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए एक नया लाया गया नव्या मतलब नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू द वेकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। जो यंग एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए शुरुआत कहाँ किया गया है, तो प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और सोनभद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। यूपी का एक पता होगा शहर है सोनभद्र, उसमें ये शुरू किया गया।
हाल ही में चर्चित रहे उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी, जिसको आप नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद करिए, का नवीनतम 32वां देश जो है वह कौन बना है? ये 2024 में ही पता होगा कि आपको नवीनतम देश इसमें शामिल हो चुका था, और वो शामिल कौन हुआ है? तो वो हुआ है स्वीडन। आपको पता होगा स्वीडन के बारे में। स्वीडन जो है यह जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 2024 में। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक जो है यह 1949 में बनाया गया था, याद करिए कब बना था? 1949 के 4 अप्रैल को यह बना था। जो कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसको आप शीत युद्ध कहते हैं, उस शीत युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था? 2 गुट बना था। एक जो था वो नाटो था, और दूसरा जो था वो वॉरशो था, याद रखिएगा, है ना। ये दो वॉर्स, एक मिनट, ये कौन था? वॉरशो था, है ना, जिसको वॉरशो संधि के नाम से भी जानते हैं, जो यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। और ये नाटो जो है यह मुख्यतः यूएस के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चित लीजन ऑफ द मेरिट किस देश के सैन्य बलों का सर्वोच्चतम सम्मान है? तो ये जो लीजन ऑफ द सम्मान है, ये है किसका? अमेरिका का, है ना। लीजन ऑफ द मेरिट जो है वह अमेरिका के सैन्य बलों का सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि ये वर्तमान में आपको पता होगा कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें भी 2020 में इस पद से सम्मानित किया जा चुका है। अपने देश के प्रधानमंत्री को भी ये पद दिया जा चुका है। 12 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में किस टीम, मतलब ये पूछ रहा है आपको 2025 की स्थिति के अनुसार टेस्ट की टीम में सबसे कम स्कोर किसका रहा है अभी तक का? तो ये बहुत पुराना बात है। 1955 में न्यूजीलैंड अभी तक जो है वह सबसे कम स्कोर पे रहा है, 26 रन पे। तो ये आपसे पूछ रहा है सबसे कम स्कोर अभी तक किसका रहा। फिर उसके बाद लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2025 महिला एकल विजेता कौन बनी? तो ये ईगा स्वियाटेक जो है, ईगा स्वियाटेक जो है यह पोलैंड की प्लेयर है। ये याद रख लीजिएगा, कहाँ के हैं? पोलैंड के प्लेयर हैं। और इन्होंने क्या किया है? पोलैंड की प्लेयर है, और इन्होंने अमेरिका के अमांडा अनिसिमोवा को क्या किया है? हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, इन्होंने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एक तरह कह सकते हैं कि ये 5वां 2020 से इसका आयोजन कराया जा रहा है। और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगीर, जयपुर, चंडीगढ़ और प्रयागराज। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। यानी कि ये जो करवाया गया नवंबर 2000 में करवाया जाएगा, यह राजस्थान के 7 जगहों को शामिल किया गया, जिसमें जयपुर है, उधमपुर है, आप उसके बाद क्या नाम है, उदयपुर आप सुने होंगे, है ना, तो भरतपुर सुने होंगे, ये सारे, फिर बीकानेर में, फिर कोटा में, अजमेर में, ये सारे शहर को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। तो आई होप आपका क्लियर हो गया कौन कौन हो गया। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, उधमपुर नहीं, सॉरी उधमपुर मत करिएगा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, बीकानेर। और इसके अलावा हम चलेंगे तो कौन कौन, कितना हो गया? जयपुर हो गया आपका, जोधपुर हो गया आपका, फिर उसके बाद बीकानेर हो गया आपका, फिर उसके बाद उदयपुर, कोटा, अजमेर, हाँ एक अजमेर शहर हो गया। ठीक है, ये सारे शहरों में ये खेला जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। किस देश के अलेक्जेंडर उसके विश्व हैवी वेट चैंपियनशिप 2025 बना? तो ये कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, या जर्मनी हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको यूक्रेन हो जाएगा, जिसकी राजधानी पता होगा कीव है ना, जो अभी रूस और चीन की, रूस और क्या नाम है आपको, यूक्रेन की लड़ाई देखने को मिलता होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों पर विशेष रूप से, यानी जनजातीय जो समुदाय है उसकी विशेष रूप से ध्यान रखते हुए क्या किया गया कि उनके जीनोम अनुक्रम, जीनोम पता होगा कि आपके जो शरीर में जो हमारा क्या बोला अनुवांशिकी गुण होता है, उसके आधार पर क्या होगा कि उसका चेक किया जाएगा। तो उस पर विशेष केंद्रित करने पर या किस राज्य में, यह पहला राज्य कौन सा बना जहां पर जनजातीय समुदाय पर विशेष रूप से केंद्रित जीनोम अनुक्रम जो है ये शुरुआत करने वाला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये क्या महाराष्ट्र होगा, क्या ये आपको केरल होगा, क्या गुजरात होगा, बिहार होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कक्ष, यानी कि जो घोड़ा होते हैं उनको कैसे बीमारी मुक्त किया जा सके, उनको कैसे बेहतर और किया जा सके, तो इसको लेकर के जो है मेरठ में, याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश है उसके मेरठ शहर में जो है यह क्या किया गया? अश्वरोग मुक्त कक्ष जो है यह स्थापित किया गया।
उसके बाद विकसित शहर के लिए नशा मुक्त युवा थीम के साथ, नशा मुक्त युवा थीम जो है उसके साथ आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त जो है, नशा मुक्त, ताकि युवा जो हमारा है वो आने वाला पीढ़ी जो है वो नशा मुक्त हो सके, उस पर नशा का जो है असर ज़्यादा ना पड़े, जिससे वो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पीछे ना छूट जाए। तो इसको लेकर के जो है यह कहाँ आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है आपका दिल्ली, बनारस, पटना और तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाराणसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, भारत में अर्का सुपर कंप्यूटर मौसम, मतलब एक अर्का जो है सुपर कंप्यूटर मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग की प्रणाली है, ये कहाँ चालू किया गया? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? ये किया गया, यह पुणे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साधु संतों के वेश में घूम रहे बहुरूपियों, यानी कई ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो साधु संत के वेश में हैं और वो घूम करके लोगों को ठग रहे हैं, तो इसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन का नाम है कालनेमी। कालनेमी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड में कालनेमी की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको पकड़ पकड़ के पुष्कर सिंह धामी जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, वो क्या करेंगे कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे और धर्म के नाम पे जो ठगा जा रहा है उसको रोकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को जो है वह महिला किसान वर्ष जो है वह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन जो है वो चीन में होता है और दूसरे नंबर पर कौन है? वह भारत है, यानी भारत जो है वह दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, फीडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये दिव्या देशमुख जो है इन्होंने क्या किया है? फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। आपको पता होगा फीडे जो है शतरंज से संबंधित है। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने दिया? तो इसने दिया एडविन हब्बल, जिसको आप सुनते भी होंगे बिग बैंग थ्योरी। उसी के सिद्धांत के तहत जो कहा जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो और लगातार क्या करते जा रहा है? विस्तार करते जा रहा है। तो उसी से संबंधित ये जो है एडविन हब्बल ने ये दिया था सिद्धांत। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की जो आभासी होती है, यानी कि वो जो सूर्य हमारा है वो अक्टूबर नवंबर आते आते किधर साइड चला जाता है? बताइए, दक्षिण की साइड चला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। तभी तो भारत के उत्तर भारत या उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट, त्रिशूल गंगा जो है, त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो त्रिशूल गंगा नदी जो है वह गंडक की धारा, याद रखिए कि किसकी है? तो यह गंडक की धारा है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा किसकी? गंडक की है। इसी को नारायणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। और 630 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत के कोयला भंडारों के लिए नहीं जाने, मतलब कौन सा ऐसा नदी घाट है जो कोयला भंडार नहीं है? तो महानदी बिल्कुल कोयला भंडार है। सतलज कोयला भंडार नहीं है, जो कि पता होगा भारत के उधर साइड से, जो भारत का जो उत्तर भारत है, या यूं समझिए कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें आप देखेंगे पंजाब का भाग, जिसमें आप जम्मू कश्मीर का भाग देखेंगे, उस साइड होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो सतलज जो है वो क्या है? आपको कोयला भंडार के लिए नहीं है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा भर, मतलब जो ग्लेशियर होता है या जो वर्षा जल होता है उसके लिए पानी जमा करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एक्चुअली में पानी को जमा करने के लिए जिस टैंक का इस्तेमाल करते हैं या जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे गुल या कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि जोहार, खडिन ये सब राजस्थान वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, गुल और कुल कहते हैं, जिसमें गड्ढा बना के पानी को स्टोर करते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से, लेटेराइट निर्माण का निच्छालन विधि होती है, जो कि निच्छालन पता होगा कि मिट्टी जो है वह पानी के साथ बह के जाएगा और उसके जो उर्वरा शक्ति होगी जो कम हो जाएगी, उसकी वजह से धीरे 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 जहां पर ये जम करके बन जाती है उसको हम लोग निच्छालन कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा में वर्षा छाया क्षेत्र से स्थित है? यानी कहने का मतलब क्या है, जरा सुनिएगा, एक मिनट रुकिएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी भारत का अगर ये आप मैप देखेंगे तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में एंट्री करता है तो ये केरल से होते हुए पता होगा पहले 1 जून के आसपास, 1 मई के आसपास में केरल, जून के आसपास में कहा जाता है कि ऐसे मई में एंट्री कर जाता है, लेकिन जून कहा जाता है, 1 जून के आसपास ये केरल में आता है, फिर धीरे 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 भारत के सभी हिस्सों में आ जाता है। तो इधर का जो तमिलनाडु का पार्ट है ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आप आएंगे तो आपको गुजरात भी मिल जाएगा, इस साइड आएंगे तो आपको गोवा भी मिल जाएगा, इस साइड आएंगे तो आपको केरला भी मिल जाएगा। तमिलनाडु जो होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
कबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऐसे तो बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य कई राज्यों में, लेकिन यहाँ पे आपको कबल पूछा, तो कबल कहाँ है? तेलंगाना में, गुजरात में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कबल में, तेलंगाना में। क्लियर है सबका? नेक्स्ट, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? क्योंकि आपको याद करिए, हमने आपसे पूछा था रेलवे लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, कल वाले क्लास में, पिछले वाले क्लास में। यहाँ से कुल रेलवे की लंबाई का आपका बात कर रहा है। तो भारत में जो कुल रेलवे की लंबाई वो कितना है? तो वह 67,956 किलोमीटर रेलवे का, जिसमें सबसे अधिक जो रेलवे की लंबाई है वह है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और रेलवे को मेंटेनेंस करने के लिए टोटल जो है कितने? तो 18 जोन बने हुए, आपको पता होगा। ग्रेट हिमालय के केंद्रीय भाग किससे बना है? तो ये बना है ग्रेनाइट से। ग्रेट हिमालय का पता होगा कि आपको तीन एक तरह से आपका भाग पढ़ने को मिलता है, जिसमें ग्रेट हिमालय मतलब उसका जो हम लोग रेंज पढ़ते हैं उसमें आप ग्रेट हिमालय देखेंगे, मध्य हिमालय पढ़ेंगे, शिवालिक पढ़ेंगे। तो उसमें आपको पूछ रहा है जो ग्रेट हिमालय है, जो हमारे उत्तर में है एकदम, उसका केंद्रीय भाग पूछ रहा है किससे बना है? तो वो किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद भारतीय संविधान की स्थापना की है। भारतीय संविधान ने डैश स्थापना की है? आंशिक न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता प्रणाली। हमारे यहाँ तो दोहरी नागरिकता प्रणाली नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है। हाँ बिल्कुल, आंशिक न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र है। बहुल न्यायपालिक पर बहुल न्याय भी नहीं है ना, एकल न्याय है, मतलब तीनों का न्याय कनेक्शन है आपस में, तो स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस से लिया गया। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये कहां से लिया गया आपको? वो फ्रांस से लिया गया। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4A, याद रखिए भाग 4 का जो ए है वो भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत किया गया। तो भाग 4A जो है आपको पता होगा, बाद में इसको ऐड किया गया है। जो भाग 4 है हमारा वो है नीति निर्देशक तत्व। तो आप सभी जानते होंगे नीति जो निर्देशक तत्व है वो है नीति निर्देशक तत्व है। और जो नीति निर्देशक तत्व है, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा हम इसको सही करके लिख देते हैं। आप समझ लीजिए, भाग जो 4 हमारा वो क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, जिसको आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, या इसी को आप डीपीएसपी भी कहते हैं। ये भाग 4 में है और ये 36 से लेकर के कहां तक? 51 तक है। बाद में फिर 51A भी जोड़ा गया था, पता होगा आपको, 51A भी जोड़ा गया। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A यानी भाग जो 4A है वह जोड़ा गया। तो ये कौन सा? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत जो है भाग 4, और ये शिक्षा का जो अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? इसमें कह सकते, सॉरी क्या नाम है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही इसको शिक्षा का अधिकार मैं बोल रहा हूँ। शिक्षा तो 21 के ए में जोड़ा गया था 42 में, जिसमें आप क्या नाम है, ये समझिए कि क्या नाम है, विदेश नीति से संबंधित जो है उससे हम लोग बाहर निकल करके मौलिक कर्तव्य की तरफ चलते हैं। तो उसका ये बात करता है, मौलिक कर्तव्य का बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो जो 32 है, 32, इसके अलावा 226 भी है, जो कि पता होगा ये रिट जारी करने का अधिकार 226 के अनुसार जो है वह 226 के अनुसार जो है रिट जारी करने का जो अधिकार है वह आपको उच्च न्यायालय को भी है। याद रखिएगा किसको है? उच्च न्यायालय को भी है। और जो 32 है ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है इसको? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, और रिट जो होता है वो कितने प्रकार का? रिट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कौन सा मौलिक रिपोर्ट अधिकारों से संबंधित है? कौन सी रिपोर्ट जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन दे रहे नहीं है तो बताए सकारिया आयोग तो नहीं है ना। सकारिया आयोग का रिपोर्ट जो है आपको कई बार हमने पढ़ा चुका है कि सकारिया आयोग का रिपोर्ट जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो राज्यपाल होते हैं उनसे संबंधित ये मामला है। चलिए 36, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को कब खत्म कर दिया गया? तो साल 2019 में, आपको पता होगा 19 के अगस्त महीने में क्या कर दिया? इसे हटा दिया गया और इससे 2 नए यूटी बना दिए गए। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति जारी करता है, आपको पता होना चाहिए 123 1, 2, 3 के अनुसार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो इसमें अब दिमाग ये बात आप बैठा लीजिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं हमारे देश राज्य में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको नियुक्त करने का ये बात कर रहा है। तो ये 124 का 2 हो जाएगा, जिसमें वो नियुक्त करने की बात करते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त वित्त आयोग में एक व्यक्ति वित्त आयोग और उसके अलावा 4 और सदस्य होते हैं, यानी कुल वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 पूछ रहा है कि वित्त आयोग में वित्त आयोग के अलावे, मतलब अध्यक्ष के अतिरिक्त का बात कर रहा है। तो अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने हो जाएंगे? 5। सिर्फ अध्यक्ष का बात करेगा तो 1 और अध्यक्ष के अलावे बात करेगा तो 4, तो टोटल हो जाएगा कितना? 5। तो इसमें आंसर 4 क्यों लगाएगा समझ में आएगा, क्योंकि यहां से पूछा है आपको वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावे, तो 4 हो जाएगा। अंतिम सवाल हमारा 1987 में भारतीय सेना ने एक क्या बोले मिशन चलाया था अपने पड़ोसी देश में, जिसको IPKF कहते हैं, जिसको आप पढ़े होंगे कि इसको इंडियन भारत के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्स चलाया गया था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इसको कहते हैं, जो कि पता होगा राजीव गांधी की जो सरकार थी, उस राजीव गांधी के सरकार के द्वारा जो है वहां पर कहां पे? श्रीलंका में। याद करिए, जो एक ग्रुप था श्रीलंका का, जिसको आप कई बार नाम भी सुने होंगे, प्रभाकरन एक व्यक्ति था, और वही प्रभाकरन जो है लिट्टे बनाया हुआ था, याद करिए LTTE, याद आ रहा होगा, जो लिबरेशन टाइगर तमिल ऑफ जो है डिमांड एलम का डिमांड कर रहा था कि अलग से राज्य बनाने का बात कर रहा था, तमिल एलम का बात कर रहा था। तो वो तमिल एलम का डिमांड कहाँ? तो ये श्रीलंका, और श्रीलंका में ही भारतीय पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था। और इसका असर ये हुआ कि 1991 में राजीव गांधी की जो हत्या हुई, उसमें यही जो है लिट्टे जो है वह मुख्य रूप से मास्टरमाइंड पाया गया था। आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987। कौन सा? श्रीलंका। अगर पूछा जाए तो 1987 आप कर दीजिएगा, ठीक है, 1987। तो आई होप आपका पॉइंट जो है वह क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से जितने भी इसके क्वेश्चंस थे वो सब आपको हमने सॉल्व करवा दिया। फिर हम लोग अगले वीडियो में और बेहतरीन तरीके से और बेहतर करने के लिए, इसको सीरीज को और सुपरहिट बनाने के लिए हम और मेहनत करेंगे, और आपका अगर प्यार भरोसा बना रहेगा तो हम और अच्छा काम करेंगे। अपना एक बार लाइक और सपोर्ट जरूर दीजिए हमें। फिर हम लोग मिलते हैं अभी अगले टॉपिक में आदित्य सर के साथ, फिर उसके बाद हम मिलेंगे कमलेश सर के साथ। तो इस क्वेश्चन के साथ हमें विदा दीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। तो अभी तक करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, फिर तो वही बात बता रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र, भविष्य देश में जितना भी चीज चल रहा है वो सब 40 क्वेश्चन आ गए होंगे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थशास्त्र के साथ। खास और अर्थशास्त्र को साथ लेके चलेंगे। हम आदित्य गौरव की उड़ान में स्वागत करते हैं। वैसे सुमित कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे साइड से भी तुम्हारा स्वागत है, कि तुम तो अपने अच्छे से टेस्ट दे रहे होगे। 24, 25, 26, 27, 28 उतना सारा सेट देख लिए होगे। तो 29वें नंबर पर आ गए हैं। वह सेट नंबर है। पहला सवाल अर्थशास्त्र की तरफ से, देखो, उच्चतर डैश सूचांक आय का वितरण में असमानता को दर्शाता है। कौन असमानता को दर्शाता है? ठीक है, कौन है? देखो, पारिवारिक मामलों का व्यय को जो पूरी जांच करता है, उसी असमानता को जो जांचता है पारिवारिक व्यय सब में, तुमको देखने को सब सब गिनी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर होगा। गिनी तुम्हारा राइट आंसर होगा। व्यय इन सारी चीजों का आकलन जो है तुम्हारा असमानता को जो है दर्शाए। पूंजीवाद के समय पूंजी बाजार समझ रहे हो, जहां पे बाजार सबके लिए खुली हो, वहां पे बाजार के संक्षिप्त में FPO का क्या अर्थ है? FPO, ध्यान दो, क्या ये फ्री पब्लिक ऑफर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पे ध्यान देना कि क्या ये फ्री पब्लिक ऑफर है, क्या पब्लिक पोर्टफोलियो ऑपरेशन, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या फर्स्ट पब्लिक ऑफर? बता दे पहले, कोई निजी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी, अगर कंपनी को अपना ऋण खत्म करना हो तो वो शेयर का साझा करती है। वो शेयर साझा करती है तुम्हारे साथ, यही होता है FPO, क्योंकि उनको अपना ऋण खत्म करना है या फिर अपने आप को तारीकरण करना है, तो इसके लिए वो FPO करती है, ताकि तुमको शेयर वो ज्यादा दे रही है, जनता के लिए अपना शेयर को खोल रही है, इसके लिए किया जाता है। और ये जो है FPO जो है वो तुमको देखने को मिलेगा। FPO का जो फुल फॉर्म है वो है तुम्हारा, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक
बता दिए कंपनियों द्वारा जो किया जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। 44 नंबर 43 न्यूनतम समर्थक मूल्य के मूल्य निर्धारण किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? ये किनका अनुसरण करती है? लागत, निवेश, भूमि या फिर ऋण? किसका अनुसरण करने के बाद एमएसपी दिया जाता है? एमएसपी तुमको पता होगा, पिछले क्लास में भी हम बताए हैं कि तुम्हारे जितने भी सरकारी मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं, मंत्रिमंडल के उनके द्वारा जो घोषणा की जाती है एमएसपी, जो किसानों को मिलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको उतना मूल्य जरूर देंगे जितना से आप मतलब कि आपको आपके साथ गलत नहीं होगा। सरकार जो तय करती है, जो एमएसपी देती है, ये किसके अंतर्गत देती है, यही सवाल है तुम्हारा। तो ध्यान रखना कि ये जो है तुम्हारा वो लागत पे या निवेश पे या भूमि पे या ऋण पे तो नहीं होगा, इतना पता ही है। भूमि के अनुसार वो नहीं देती है, वो लागत के अनुसार देती है। तुम्हारा लागत होगा उसी हिसाब से वो तुम्हारा एमएसपी को ही बोल रहे हैं मूल्य थे, न्यूनतम समर्थक मूल्य इसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत की बात की थी? अवसर लागत का भी बात याद करो, स्टेज 28 में हम लोग किए थे अवसर लागत के ऊपर, जहां हम लोग देखे थे क्या अवसर लागत किसको कहते हैं, कि जहां हम लोग देखे थे कि अवसर लागत तुम कुछ भी कार्य को कर रहे हो या कुछ भी चीज के लिए तुम्हारा दूसरा जो कार्य छूट रहा है या दूसरा जो चीज छूट, जैसे मान लो कोई एक सामान है, आप इस सामान का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा जो दूसरा सामान छूट गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? अवसर लागत हो। अवसर लागत का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? हम पिछले क्लास में भी तुमको बताया, सेट 20 याद रखना, ठीक है। गारफ्रीड हैवलियर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कब दिया गया है ये भी याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ दे। 1930 के दशक में यह सिद्धांत दिया गया है। 1930 के दशक में यह सिद्धांत दिया गया है ग्राफ्टेड इनके। निम्न में से कौन सा उत्पाद में 4 प्रमुख संसाधन में से एक नहीं? अर्थशास्त्र का सिंपल सा टॉपिक तुमको देखने को मिलेगा, जहां भूमि, बता दे 4 क्या क्या है? भूमि है, श्रम है, और एंटरप्रेन्योर जिसको उद्यमिता कहते हैं। ये 4 चीज है, ध्यान रखना। तुम्हारा उत्पादन में जो 4 प्रमुख संसाधन है, ये क्लास 9th 10th में तुमको देखने को मिलता है कि पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा उद्यमिता है। तो इसमें से कौन एक नहीं है? तो वह वाला नहीं होगा तुम्हारा तीसरा। ध्यान देने से पूछा गया है कौन नहीं है, तो नहीं में तुम्हारा वह तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। ये चारों है, इसलिए कॉपी में अपना लिख लेना। भूमि है, बता दे रहे फिर से, पूंजी है, श्रम है और उद्यमिता है, ठीक है, उद्यमिता है। ध्यान देना, उद्यमिता को एंटरप्रेन्योर कह के पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। आई थिंक 46वें नंबर पे आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन के बाद फिर इतिहास की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्र आय के आंकलन की विधियों में से एक? समझो, राष्ट्र आय आंकलन में समझ रहे हो हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ है, अंतिम उत्पादन जो माना जाता है, उसका आखिरकार किस हिसाब से नहीं लिया जाता है? 3 विधि है, 3 विधि है। यहाँ पे पूछा गया फिर से एक नहीं है, देख पा रहे होगे शायद, हाँ देख रहे हो कि क्या एक नहीं है, ये सवाल है। बता दे क्या क्या है। व्यय विधि है, प्लस कौन कौन निधि से निर्धारित किया जाता है? व्यय विधि, उत्पादन विधि और प्लस तुम्हारा आय विधि। ये तीनों विधि मिला करके तुम्हारा राष्ट्र आय का आंकलन किया जाता है। राष्ट्र आय का आंकलन किया जाता है और तुम्हारा व्यय तुम्हारा उत्पाद और आय, तुम्हारा बैंकिंग विधि नहीं होगा। राइट आंसर तुम्हारा बैंकिंग विधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा चेंज करने दो। चलो आते हैं, परिवार की वैज्ञानिक आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र आय में जोड़ा जाता है? किसको राष्ट्र आय में जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखना कि इससे जो है, जो आय है, पत्ती के आधार पर जो आय होती है, सरकार की फार्म से भुगतान हस्तांतरण को जोड़ा जाता है। हमारा ध्यान देना, राइट आंसर 3 नंबर इसका राइट। सरकार के फार्म में जो भी ये होता है, उसका जो हस्तांतरण होता है, उसको भी जोड़ा जाता है तुम्हारे परिवार की इसमें आय। मतलब ये सुन लो, ये क्या है ये भी बता दे रहे हैं। पेंशन वेंशन होता है ना, जो बिना किसी गतिविधि के, ध्यान रखो, बिना किसी गतिविधि के जो तुमको मिल रहा है पैसा, उसी की बात की जा रही है।
तो इसीलिए ध्यान रखना, सरकार और फॉर्म के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, जैसे कि पेंशन वेंशन वाला जो पैसा होता है, उसी को इसमें जोड़ा गया है। तो तुम्हारा आंसर होगा बी नंबर, तुम्हारा आंसर होगा सरकार की। बता दिए। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन को मापता है कौन? आ जाओ। सकल बता दो। देखो, एक वर्ष में घरेलू अर्थव्यवस्था, ये तो अर्थशास्त्र अगर पढ़े हो तो समझ गए होंगे, जीडीपी का बात कर रहे हैं। एक वर्ष में घरेलू अर्थव्यवस्था होने वाली अंतिम वस्तुओं का जो उत्पाद है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग क्वेश्चन में कहते, याद करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सकल राष्ट्र उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्र उत्पाद, साधन लागत पर राष्ट्र। जीडीपी का फुल फॉर्म पता ही है, सकल घरेलू उत्पाद। बी नंबर तुम्हारा राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। वस्तु की जो जीएसटी है, सर्विस टैक्स, कब लागू किया गया है? जीएसटी, चलो, कब लागू किया गया है? जीडीपी का बात हो गया, हम जीएसटी की तरफ मूव कर रहे हैं। कब लागू किया गया है? ध्यान रखो, ये भी याद रखना, 101वां संविधान संशोधन है तुम्हारा, और 121वां विधेयक संविधान संशोधन। ये दोनों चीज याद रखना, 121वां और ये 101वां संशोधन, और ये 121वां संविधान विधेयक संशोधन के द्वारा जो ये वस्तु और सेवा कर लाया गया है, इसकी शुरुआत हो रही है तुम्हारा 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 याद रखना। इसके ऐसे नंबर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा लगेगा कि अप्रैल होगा कि जुलाई होगा, तो यहाँ ध्यान रखना, 1 जुलाई 2017 से इसके लागू की गई है। किया गया। चलो बताओ, यहाँ तक में अगर तुमको समझ में आ गया होगा, बातें हैं 50वें नंबर की तरफ, 51वें 50 नंबर तक, मतलब हमारा 41 से लेकर के 50 तकरीबन 10 क्वेश्चन जो है वो इस पे रहता है। अब आते हैं 91 नंबर की तरफ। किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानघर मिला है? स्नानघर का बात बता दें कि स्नानघर देखने को मिला है, जिसमें माना जाता है, इतिहासकार के बीच में बात है, इतिहासकार के बीच में बात है कि आखिरकार ये किसके लिए काम आता है, क्या यहाँ के लोग इसमें पूजा करते थे, क्या स्नान करते थे, ये विवादास्पद बात है। क्या ये राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था या जनता भी इसमें भाग लेती थी? ये भी इतिहास का बात है, ये विवाद का बात है, ये इतिहासकार के बीच में विवाद है। लेकिन हमें स्नानघर कहाँ पाया गया है, सवाल इतना पूछा गया। ये जो पाया गया है वो बच्चा भी बता देगा, अगर हम क्लास का बच्चा को उठा के लाएंगे, वो भी प्राचीन भारत पढ़ा हुआ है, वो भी बता देगा मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। और बता दे कि ये जो है, इसकी जो खोज है वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। रखाल दास, आरडी बनर्जी कह के भी इनको पुकारते हैं। रखाल दास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत का हिस्सा मोहनजोदड़ो वहीं देखने को मिलता है, कि वहीं पे हमें स्नानघर देखने को। आगे बढ़ रहे हैं। ऋग्वेद संहिता कितने मंडल के हैं? में कितने मंडल हैं? बहुत इजी सवाल है। ऋग्वेद संहिता में टोटल हमें 10 मंडल देखने को, और ये जो 10वां मंडल होगा, ध्यान रखना, जो 10वां मंडल है, मतलब टोटल इसमें 10 मंडल है, 10 चैप्टर है, 10 किताब है। इसी 10 मंडल का जो सबसे आखिरी मंडल है, जो 10वां मंडल, तो पहला मंडल, दूसरा मंडल, जो 10वां मंडल है, इसी में पुरुष सूक्त भी हमें देखने को, ठीक है, इसमें तुमको पुरुष सूक्त भी देखने को मिलता है, जहां पे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात बताई गई है। तो सवाल अगर कल दिन ऐसा भी बन जाता है कि किसमें हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। याद रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल है। बैठा लो दिमाग में, बैठा लो इस बात को दिमाग में कि इसमें 10 मंडल है, और सबसे आखिरी मंडल है महावीर जयंती पर, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म मनाया जाता है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर है। याद करो, कुछ दिन पहले शायद हम लोग सेट 28 या 27 में हम लोग बात किए थे, पहले तीर्थंकर और चौथे तीर्थंकर। याद करो, या हमको प्लीज कमेंट में बताना अगर यहाँ तक पहुंचे वीडियो को, तो पहले और चौथे तीर्थंकर जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? और उसमें हम लोग बात किए थे कि महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने ऋग्वेद को, जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम किया, प्रसिद्ध कराने का काम किया। तो याद रखो, हम लोग पहला और चौथा कर चुके हैं कि इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। बता देते हैं, चलो तुम चौथा बता देना। ऋषभ देव के द्वारा शुरुआत किया गया है, और 24वें तुम्हारे महावीर हैं। ठीक है, महावीर है, तुमको पता ही होगा कि इन्होंने भारत में प्रसिद्ध कराया है जैन धर्म को। अब आते हैं, बुद्ध काल में कितने महाजनपद?
बुद्ध के बारे में पहले बात कर लूं। बुद्ध खुद बज्जी गणतंत्र जनतंत्र से आते थे, ठीक है। वो खुद जो महाजनपद था उनका, बुद्ध का जो था, बुद्ध का जो महाजनपद था वो बज्जी हुआ करता था, हुआ करता था उनका महाजनपद, ठीक है, उनका महाजनपद हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कितने महाजनपद है टोटल। तो टोटल हमें महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 देखने को मिलती है। इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा मगध महाजनपद जो था, ध्यान रखना, जो मगध महाजनपद है उसके बहुत शक्तिशाली अपने आप को बना पाता है। लेकिन यहाँ सवाल सिंपल है कि बुद्ध काल में कितने महाजनपद है, ये तो कभी गलत नहीं किए, अगर जो एक जरा पढ़ने वाला हो तो कभी गलत। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? चोल राजवंश के संस्थापक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, विजालिया, ठीक है, विजालिया, उनके द्वारा ये संस्थापक किए हैं। और चोल राजवंश जो है, जो दक्षिण भारत में तुम्हें, और इसी में राम राय राजा राजा भी तुम्हें देखने को मिलते हैं। और इन्होंने शिव मंदिर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। इन्होंने नटराज, तुम देख रहे हो नटराज, उनके ऊपर भी काम किया, नटराज जो जा रहा है उन पे भी काम किया। दक्षिण भारत में बहुत अपने आप को बड़ा करते हुए नजर आते हैं, साम्राज्य बहुत नाम था इनका। और इनका याद रखना, विजालिया के द्वारा संस्थापक है इनके। और इसमें बाघ तुम्हारा राइट आंसर होगा। इसका जो तुम्हारा चिन्ह हुआ करता था, प्रतीक हुआ करता था, वो बाघ हुआ करता था। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? इसलिए बोलते हैं बाबू हर सेट का देखो जरूर, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बार बार घूम करके आता है और तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसे ही घूम। याद करो, हम लोग पिछले क्लास, पिछले मतलब सेट 28 में बात किए थे तुगलकाबाद, याद है तुमको? तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक, इस सब चीज के ऊपर बात कर लिए थे। और हम लोग बात किए थे कि तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हम लोग पढ़े थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और हम उसमें तुमको बोले थे कि तैमूर का आक्रमण हुआ है। यह सवाल वही है कि कब हुआ है ये तैमूर का आक्रमण, कब? और उस दिन हम तुमको बोले थे, याद करो, 1398 में, ठीक है, 1398 में हमें देखने को मिलता है कि तैमूर का आक्रमण हो रहा है। और इसी कारण से दिल्ली पर, और इसी कारण से तुगलकाबाद का निर्माण किया गया है, किलाबंदी सब की गई है। तो सवाल तुम्हारा बहुत इजी था, बहुत इजी था। हम इस बार वाला सेट देखे तो हमको बड़ा बहुत इजी लगा, क्योंकि सब पहले से पूछा गया ये था। तो तुमको वैसा कुछ हार्ड नहीं लगेगा, एग्जाम में भी हार्ड नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे ही सेट को बनाते रहोगे। तो इसी कारण से बोल रहे हैं कंटिन्यूटी रखो, कम से कम एक लगातार किसी चीज को करने का आदत डालो, ये मत क्यों हट जाओ। हम लोग ये देख रहे हैं कि तुम लोग, बहुत लोग अब नहीं इस पे उतना सीरियस हो रहे हो, लेकिन प्लीज सीरियस हो। हम बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी तुम्हें। मुगल दरबार के इतिहास, यही तुमको अबुल फजल के द्वारा देखने को मिलेगा। बाबर नामा सबका भी निर्माण होगा, ध्यान रखना, अबुल फजल सब के द्वारा जो है बाबर नामा का निर्माण सब होगा, सॉरी अकबर नामा का निर्माण होगा अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। दरबारी कवि है, द्वारा अकबर नामा का निर्माण हो रहा है। और ये सब जो है तुम्हारा किनका, किस शब्द में लिखते थे? ये लोग फारसी में तुमको लिखते हुए नजर आए हैं, फारसी इसका राइट आंसर होगा। इस समय में जो इतिहास लेखन थी वो फारसी में, जैसे कि तुमको अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा, इसमें महाभारत भी तुमको अनुवाद होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यही सारा कुछ तुमको नजर आएगा कि फारसी में हुआ करता है। शत्रु को परास्त करने के लिए भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इजी सवाल है, ध्यान रखना कि जब तुम्हारा इब्राहिम लोदी का लड़ाई, सुन लो पहले हमारा बात, इब्राहिम लोदी का लड़ाई जब बाबर के साथ होता है, जो तुम्हारा प्रथम पानीपत का युद्ध है, प्रथम पानीपत का युद्ध है, इसी में माना जाता है क्या कि पहली बार प्रथम पानीपत का जो युद्ध है 1526, इसी में बाबर के द्वारा सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि बाबर ने तुम्हारा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, ठीक है, लोदी को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार भारत में बारूद का। तो इसलिए ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी जाके टिक मत कर देना, आंसर तुम्हारा बाबर होगा, क्योंकि इस्तेमाल जो है वो बाबर के द्वारा किया गया, ठीक है। तो बाबर तुम्हारा राइट आंसर होगा, बाबर के द्वारा प्रथम पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया। तो सवाल अगर ऐसा भी पूछ दे कि किसके युद्ध में इस्तेमाल हुआ है पहली बार इसका बारूद का, तो बोल सकते हो पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर के द्वारा। आ जाते हैं 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र विधानसभा में कार्यकाल कितनी होगी? 1919 का जो अधिनियम है, जान रहे हो, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म करके पुकारते हैं, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म करके इसको पुकारते हैं, सुधार करके पुकारते हैं, जिनमें इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ाई जा रही थी भारतीयों की। ये जो कार्यकाल हुआ करता था ये तकरीबन 3 वर्ष का हुआ करता था, ठीक है। तो ध्यान रखना 3 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, 3 वर्ष की कार्यकाल होती थी तभी टाइम इसके अधीन जो है वो 3 वर्ष रखा गया था। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था
और ये कहाँ पर स्थित है ये चौरा चौरी। असहयोग आंदोलन समझ रहे हो तुम? असहयोग आंदोलन के बारे में जरा सा बता दे। असहयोग आंदोलन के नाम पूरा नहीं लिखने क्योंकि समय लगेगा, इसी कारण से तुम समझ रहे हो। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 प्लस खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके आखिरकार जो बहुत ज्यादा इसमें गुस्सा था, प्लस रॉलेट एक्ट भी जलियांवाला बाग से पहले, रॉलेट एक्ट जिसमें बोला गया कि नहीं वकील ना दलील ना अपील के साथ जो तुमको अंदर किया जाएगा जेल में। तो ये तीनों के कारण जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 19। लेकिन फिर आगे चल करके 22 फरवरी, दिन याद रखना, 22 फरवरी तुम्हारा 1922 को एक चौरा चौरी हत्याकांड होता है जिसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। और यही तुमको नजर आएगा कहां पर स्थित है, ये गोरखपुर में स्थित। तो राइट आंसर तुम्हारा गोरखपुर होगा। मौत के बाद जो है गांधी जी को भी बड़ा खराब लगा कि हम अपने भारतीयों को ही मार रहे हैं, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है। तो तुम्हारा उसका राइट आंसर क्या होगा, गोरखपुर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ना है, निम्नलिखित में किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिकता शुरुआत मानी जाती है? फिर से बोल रहे हैं, देख लो पीवाईक्यू, हम तुमको उसी क्वेश्चन में से समझा दिए थे ये बात कि भारत पर जब आक्रमण हो रहा है सबसे पहली बार बंगाल में, याद करो सिराजुद्दौला, याद करो रॉबर्ट क्लाइव, हम सारा बात तुमको बताए हुए हैं। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, युद्ध हो रहा है 1757 में जिसका नाम है, कितना तारीख, 23 जून 1757 में, जिसका नाम है पलासी का युद्ध। और उसी के बाद से माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश का शासक धीरे धीरे आना शुरू हो गया। 1764 याद है तुमको, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। और यहां से माना जाता है क्या कि इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली शुरू की और उसके बाद से इन्होंने कर वसूलना या फिर तुम बोल सकते हो जागीर लेना, दीवानी राइट्स लेना, दीवानी लेने का प्रारंभ कर दिया था सिलसिला। तो औपचारिकता मात्र वहीं पे तुमको आंसर देखने को मिलेगा। प्लासी का युद्ध तुम्हारा राइट आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांस से पांडिचेरी पर कब्जा कब किया था? देखो ये जो कब्जा है ये 3-4 बार तुमको होता हुआ नजर आएगा। इन लोगों का आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होता था, ब्रिटिश और फ्रांस का बहुत बार आपस में लड़ाई हुआ है, ठीक है। तो पहला तुमको नजर आएगा क्या कि ये लोग 1761 में इनसे ले लिए थे, 1761 में ले लिए, लेकिन 63 के आसपास इसको छोड़ दिए। हाँ, पहले एक बार हड़पे फिर उसके बाद छोड़ दिए। और उसके बाद तुमको नजर आएगा कि 1793 में फिर इसको अधिकृत किए, फिर लिए, लेकिन फिर तुम्हारा 1814 तक आते आते इसको छोड़। लेकिन देख ध्यान देना, फिर से समझ लो कि 93 में कब्जा किया गया पांडिचेरी को, फिर उसके बाद 1814 में इसको छोड़ दिया गया है। उससे भी पहले 1761 में लिया गया था, 63 में छोड़ दिया गया। सवाल है कि आखिरकार फ्रांस ने पांडिचेरी पर कब्जा कब किया था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने फ्रांस से कब लिया आखिरकार पांडिचेरी? ऑप्शन में आ जाओ, देखो तुमको 76। तो याद रखना ये चीज को, 761 में लिए हैं, 1763 में छोड़ दिए हैं। अगर सवाल फिर बांध लो ऐसा बन जाए कि कब छोड़े हैं और ऑप्शन में कहीं 1763 रहे मार देना। दूसरा चीज, अगर 1793 रहे तो ये भी ध्यान रखना है इस समय भी कब्जा हुआ है और फिर 1814 में इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे चीज के ऊपर। पेरिस का संधि के बाद जो है वापस कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव पर छापा? तुमको तो बहुत इजी सवाल है, ध्यान रखना। बंगाल प्रांत आज के समय में अप्रैल 1930 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ी गई वो तुम्हारा सूर्य सेन के नेतृत्व में, हमारा राइट आंसर होगा सूर्य सेन, ठीक है। सूर्य सेन के अंतर्गत जो है ये लड़ाई तुम्हें नजर आएगी, सूर्य सेन। आगे बढ़ना है। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? अभी जस्ट अभी हो चुका है, अभी हम जस्ट तुमको बताएं। फरवरी 1922 में चौरा चौरी हुआ है। भारत छोड़ो 42 में होगा, खिलाफत तुमको पता है 19 में होता है, काकोरी कांड हम लोग पहले ही बात कर लिए, याद करो पहले सेट में 24 में ही बात कर लिए, देख लेना एक बार जा करके। अरब फारसी और इस्लामी कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? हार्डिंग के द्वारा खोला गया है, ध्यान रखना। विलियम हार्डिंग यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, तो हार्डिंग के द्वारा इसको खोला गया है ताकि ये भारत में अरबी फारसी इस्लामिक तुम्हारे कानून का अध्ययन कर सके। इसके लिए द्वारा हार्डिंग के द्वारा तकरीबन तुमको नजर आएगा कि 1781 के आसपास इस घोषणा की जाती है हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग इसको तुमको खोलते हुए नजर आते हैं, ठीक। 1781 इसका राइट आंसर होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा 1781। और ध्यान रखना किसके अंदर खोला गया है, तो हार्डिंग के अंदर खोला गया, ध्यान रखना।
हार्डिंग के अंडर खोला गया। हार्डिंग इस समय में गवर्नर जनरल हुआ करते थे और इन्हीं के अंडर में ये व्यवस्था जो खोली गई है ताकि वो इस्लाम कानून का अध्ययन कर सके। 5 ही क्वेश्चन बचा हुआ है मेरा। बिहार के किस जिले में एक नया एयरपोर्ट निर्माणाधीन है? तो ध्यान रखना, पूर्णिया में अभी जो है वो एयरपोर्ट बन रहा है जो अभी तक निर्माणाधीन है। बहुत लोगों को दरभंगा लगेगा लेकिन उसके बाद जो है पूर्णिया पे भी काम चालू हो चुका है। इस कारण से आंसर तुम्हारा पूर्णिया होगा। पूर्णिया में ही जो कार्य है वो अभी तक निर्माणाधीन है। पहली डीजीपी कौन थी, महिला डीजीपी? तुम्हारा भी सपना होगा शायद कि डीजीपी बन जाए, तो ध्यान रखना कि पहली महिला डीजीपी जो है वो 22 की 25 साल में तुमको निकल दिखेगा कि आईपीएस वो निकाली 1990 के दशक में, शोभा अयोध्कर। ठीक है, तो उनको भी एक बार सलाम है कि उन्होंने भारत का नाम इतना ऊंचा किया और वो पहली महिला डीजीपी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ध्यान देना। बिहार का गठन कब हुआ है? बिहार का गठन बता दे, दिल्ली दरबार के बाद तुम्हें देखने को मिलता है और ये तकरीबन 1912 में तुमको नजर आएगा कि बिहार का गठन। तो ध्यान रखना 1912। इजी सवाल था। बिहार का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखो शिवहर। शिवहर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी सवाल है। तो शिवहर जो है तुम्हारा तकरीबन 443 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ ये, इतना किलोमीटर तक फैला हुआ एरिया, यही सबसे छोटा जिला के रूप में प्रसिद्ध है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा और तुम लोग इसका एग्जाम में इस टेस्ट में तुम्हारा कोई गलती नहीं हुआ होगा। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन है? जयराम। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सवाल था। याद करो, हम लोग पिछले क्लास में, पिछले सेट में श्री कृष्ण सिंह के ऊपर भी बात किए थे और इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले जो राज्यपाल हैं वो जयराम दास दौलत राम है। तो बहुत इजी इजी सवाल से हम लोग निकल गए हैं। हम लोग का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पोर्शन खत्म हो गया है। आगे तुमको साइंस और मैथमेटिक्स मतलब गणित और विज्ञान के साथ तुम पढ़ाई को आगे बढ़ाओगे तो साथ तुम्हें अलग टीचर मिल जाएंगे। तो मेरे तरफ से इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं सेट 30 पे। तुम लोगों के साथ ऐसे ही अपने ऊर्जा को बनाए रखना और अपने पढ़ाई को एकदम चालू रखो। एग्जाम निकलेगा, ये पक्का है। बस सेट का तैयारी बढ़िया से करते रहो। ठीक, चलो मिलते हैं तब अपने साइंस वाले सर के साथ। उच्च उड़ान में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक देख लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके, जो कि आपका मैथ और साइंस का पोर्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 71 ये है कि आपका स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? यानी स्वच्छ आकाश का जो रंग नीला है वो किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन ए है आपका प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का परिकिरण और ऑप्शन डी है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो जो नीला आकाश होता है वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन सी जो है आपका प्रकाश का परिकिरण, वो बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं ये प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का विक्षेपण ये होता है जिसको बोलते हैं आप डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन को हम बोलते हैं विक्षेपण। ठीक है, अब देखिए डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइट प्रिज्म से पास करेगा ना तो वो क्या होता है, 7 कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और यही स्प्लिटिंग जो होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, विक्षेपण। तो हम बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन यानी कहने का मतलब है अगर कोई लाइट रे एक सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या होगी, उसी मीडियम में फिर से वो लौट जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन की बात करें, यानी अगर कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर बैंड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की अपवर्तन बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है चुंबकीय रेखा किस दिशा से निकलती है? यानी चुंबकीय रेखा यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो किस दिशा से निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, सेकंड ऑप्शन है केंद्र, थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव और फोर्थ ऑप्शन है आपका केंद्र। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कहां से निकलती है। तो अगर हम बात करेंगे आपका जो चुंबकीय रेखा है वो कहां से निकलती है, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे चुंबकीय रेखा यानी कहने का मतलब क्या है, तो ये अगर मान के चलते हैं चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इधर से निकलेगा और इसमें इंटर करेगा कुछ इस तरीके से, इस शेप में आपका ये होता है, ये चीज आपका। ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ ये होता है ऐसे और इधर से आपका ये इंटर करता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय फील्ड लाइन या फिर इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं।
चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 को लेकर के। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हो? यानी कहने का मतलब है दाब, यानी कि दाब अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर, ये प्रेशर होता क्या है? तो प्रेशर होता है आपका प्रणोद बट्टे क्या होता है, ये होता है आपका क्षेत्रफल। क्या होता है आपका ये? क्षेत्रफल। यानी प्रणोद बोले तो आपका क्या होता है? ये थ्रस्ट होता है, इंग्लिश में बात करेंगे तो थ्रस्ट, और बट्टे क्या होता है आपका? एरिया होता है। ठीक है ना? तो देखिए अब हम बात करते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। ए है आयतन, बी है क्षेत्रफल, सी है घनत्व और डी है द्रव्यमान। तो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है? यानी गुरुत्व स्थिर ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? तो ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बोलते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो ये किसमें होता है? चलती कार में, बंदूक से चलाई गई गोली में, पानी जो बांध के पीछे है, पैर एक गेंद को लात मार रहा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए आपका जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये होता क्या है? तो ये होता है आपका mgh, यानी कि आपका ये वेट और ये आपका हाइट यानी डेप्थ पे डिपेंड करता है। यानी डेप्थ अगर बढ़ेगा यानी गहराई अगर बढ़ेगा तो आपका ये जो आपका स्थिज है यानी कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यानी कि गहराई की बात किसमें हो रही है? पानी जो बांध के पीछे, यानी कि पानी की गहराई अगर बढ़ेगा तो उसकी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है? देखिए लहर पानी के माध्यम से चलती है यानी मोशन की बात हो रही है। मोशन आएगा यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ वेलोसिटीज या वेग या स्पीड होगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस को देख करके। तरंग की ऊंचाई, तरंग यानी तरंग शिखा और गर्त। अगर हम बात करेंगे सी ऑप्शन है तरंग आवृत्ति और डी है तरंग गति। तो अगर हम बात करेंगे तरंग गति यानी तरंग वेलोसिटी, तरंग स्पीड की बात हो रही है, यानी क्या है कि चलना यानी मोशन, मोशन यानी स्पीड या फिर वेलोसिटी की बात, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तरंग ऊंचाई क्या होता है ना? तरंग ऊंचाई यानी कहने का मतलब है अगर ये आपका कोई तरंग है, वेव है, तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड होता है यानी कि आपका जो है गर्थ या फिर जो आपका ट्रफ होता है उसकी जो हाइट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग ऊंचाई बोलते हैं। अब बात करेंगे तरंग आवृत्ति, यानी इसको हम बोलते हैं क्या है? तो इसको हम वेव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तरंग आवृत्ति क्या होता है? तो एक सेकंड में यानी प्रति सेकंड जो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तरंग आवृत्ति या फिर वेव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 को लेकर के। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित होता है? हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो किस अभिक्रिया पे आधारित होता है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, भारी जल अभिक्रिया, सी है आपका क्या? नाभिकीय विखंडन और डी है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो अगर हम बात करेंगे ये जो आपका परमाणु बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, वो किस पे आधारित होता है? तो ये होता है आपका किस पे? तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी किस पे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो आपके सन सूरज में होता है जो अभिक्रिया, जो वही अभिक्रिया होता है किसमें? तो हाइड्रोजन बम में भी सेम अभिक्रिया होता है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ये होता है आपको किसमें? तो ये देखने को मिलेगा आपको परमाणु बम वगैरह में। अगर हम बात करेंगे भारी जल, तो भारी जल क्या होता है? तो आपके रिएक्शन को यानी कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उस रिएक्टर्स में जो रिएक्शंस को रोकना होता है यानी कि उसको मंदक करना होता है यानी कि धीरे करना होता है, वो किससे करते हैं? भारी जल से करते हैं। अब ये संयोजन अभिक्रिया बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक अभिकारक जब दूसरे अभिकारक से मिलता है तो एक नया क्या होता है आपका? यौगिक या फिर जो है एक नया अभिकारक बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1800 में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? यानी कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था इसकी बात हो रही है। 1800 में यानी एक बैटरी का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंद्रे वोल्ट्स, सेकंड ऑप्शन है माइकल फैराडे, थर्ड ऑप्शन है ल्यूगी गैल्विन्स और फोर्थ ऑप्शन है हेनरी बेकर्स। अगर हम बात करेंगे बैटरी, बैटरी यानी कहने का मतलब है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। तो आप देखिए यहां से आपको यूनिट से ही आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के डैश है, यानी कि दूरी जो है वो समय के क्या है? ठीक है, चलिए हम बात करते पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे ये जो आपका दूरी बोले तो क्या होता है? चाल इज इक्वल टू हम जानते हैं
दूरी बट्टे समय होता है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी यहां से हम दूरी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताइए, चाल इंटू समय लिख सकते हैं। तो अब देखिए दूरी और समय में कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको, दूरी और समय में आपको दिख रहा होगा यानी एक डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा होगा। यानी कहने का मतलब है अगर समय चेंज होगा तो दूरी भी चेंज होगा, और अगर दूरी चेंज होगा तो समय भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि समानुपाती है। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है चैडविक, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है रदरफोर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है जे थॉमसन। तो अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप जानते हैं जे थॉमसन, आपका जेम्स चैडविक होगा आपका। अगर हम बात करेंगे जूल, तो जूल यानी कि आपका जो ऊर्जा संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो किसने बताए थे? जूल बताए थे। रदरफोर्ड की बात करेंगे तो ये आपके नाभिक यानी कि जो आपके तत्व होते हैं उसके नाभिक के बारे में किसने बताया, यानी कि खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और जे थॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो ये जे थॉमसन ने किए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है? यानी 3। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 3 है यानी कहने का मतलब है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन से ही, यानी किसका परमाणु क्रमांक 3 होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल होता है? यानी चींटी के डंक जो होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फर्स्ट है लैक्टिक अम्ल, सेकंड है सेट्रिक अम्ल, थर्ड है मेथनोइक अम्ल, और फोर्थ है ऑक्सलिक अम्ल। तो अगर हम बात करेंगे चींटी के डंक में यानी कौन सा होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये कहां मिल जाएगा आपको? मिल्क, दूध में मिल जाएगा आपको ये। बी अगर हम बात करें सेट्रिक अम्ल तो कहां मिल जाएगा आपको? यानी कि खट्टे, जैसे अगर हम बात करेंगे संतरा में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर संतरा में वगैरह में मिल जाएगा आपको ये। ऑक्सलिक एसिड की बात करेंगे तो ये कहां मिलेगा आपको? टमाटर वगैरह में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अयस्क नहीं है? यानी लौह का अयस्क नहीं है यानी लोहे का अयस्क नहीं है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूराइट्स या फिर सेटेराइट्स। अगर हम बात करेंगे तो हेमाटाइट बिल्कुल अयस्क है, मैग्नेटाइट अयस्क है, और अगर हम बात करेंगे सिडेराइट अयस्क है। तो कौन नहीं है? तो क्यूपराइट जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्यूपराइट की बात करेंगे तो क्यूपराइट जो है आपका किसका अयस्क होता है? तो ये कॉपर का अयस्क होता है। किसका होता है? कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, थर्ड ऑप्शन है आसवन, और फोर्थ ऑप्शन है अपसादन। तो अगर हम बात करेंगे यानी कहने का मतलब है कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने के लिए तो ये कौन से मेथड से करते हैं? तो अपसादन यानी कहने का मतलब है सेडिमेंटेशन से करते हैं। अब हम बात करें ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन यानी ये होता है आपका कि अगर किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है? गैस में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो यानी कहने का मतलब है कि ये क्या होता है? किसी ठोस में कन्वर्ट हो जाना। और आसवन यानी डिस्टिलेशन क्या होता है? यानी कि किसी भी क्या है, किसी यौगिक से अलग करने का ही एक मेथड होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को लेकर के, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? यानी प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ा घटक। तो प्राकृतिक गैस का मेथनॉल, एथेनॉल, इथेन या फिर मीथेन। तो अगर हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक तो ये आपका कौन है? मीथेन है। लगभग देखा जाए तो 70 से 90% जो है ये आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथेनॉल या फिर एथेनॉल को लेकर के। मेथेनॉल क्या होता है? जिसको आप जहरीली शराब के नाम से जानते हैं, यही होता है आपका मेथेनॉल होता है। किसी कारण मान के चलते हैं किसी का फैक्ट्री में जो आपका शराब जहरीली होता है वो शराब जहरीली बन जाना, यानी वो जो आपका है वो एथेनॉल बन करके क्या बन जाता है? आपका मेथेनॉल बन जाता है। और इसी कारण जो है ये आपका जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे एथेनॉल, तो एथेनॉल क्या है? एक तरह का जो आपका वाइन वगैरह होता है, शराब होता है, ये क्या होता है? एथेनॉल होता है। अल्कोहल जो होता है ये एथेनॉल ही होता है। और ये एथेनॉल जो है ना, जिसको हम फ्यूचर का ईंधन के नाम से भी जानते हैं, फ्यूचर्स फ्यूल के नाम से भी आपका एथेनॉल है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है आजकल या फिर जो अदर कंट्रीज हैं ये एथेनॉल ही अपने फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं, यानी ऐड करते हैं। लगभग 20% एम रखा गया है 2025 तक जो है, ऐसा हमारे इंडिया में भी रखा गया है एम की अगर जो आपका फ्यूल है उसमें ये एथेनॉल मिलाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली धात्विक रासायनिक तत्व के सदस्य हैं जिसकी परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 के बीच में है। ठीक है, 57 से लेकर 71 के बीच में है, यानी कहने का मतलब है ये कौन सा ब्लॉक होगा, तो यानी ब्लॉक एफ की एलिमेंट की बात हो रही है, ब्लॉक एफ। ठीक है, आप जानते हो कौन से, एस, पी, डी और एफ, ये
ये आपका ब्लॉक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यानी कि 57 से लेके 71 जो है किस ब्लॉक या फिर है किस कैटेगरी में रखने वाला एलिमेंट है। फर्स्ट है आपका क्षारीय धातु, सेकंड है आपका लिंथेनिडियस, ये ऑप्शन लिंथेनाइड्स होना चाहिए, ये हेलोजन और एक्टिनाइड्स। अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो यह दिख रहा है 57 से लेके 71 ये किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी लिंथेनाइड्स में होता है। और अगर हम बात करें एक्टिनाइड्स तो एक्टिनाइड्स आपका कितना होता है, तो ये होता है आपका 89 से लेकर के 103 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये इसके एक्टिनाइड्स में होते हैं। अगर हम बात करेंगे क्षारीय एल्कलाइन मेथड होते हैं, एल्कलाइन की हम बात करेंगे, एल्कलाइन यानी कहने का मतलब है जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय या फिर अल्कलाइन मेटल बोलते हैं। जो आपका हेलिना करे, हाइड्रोजन को छोड़ के हेलिना करे रब से फरियाद, ये वाला आपका जो आपका होता है वो किस में आता है, आपका ऑप्शन ए में आता है। हेलोजन की बात करेंगे तो ये अगर हम बात करेंगे तो हेलोजन भी आपका किस ग्रुप में आने वाला एलिमेंट्स है, तो 15 वाला है ग्रुप्स का एलिमेंट्स होता है ये आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम होता है। बोस म्यूटस की बात करेंगे तो किसका वैज्ञानिक नाम होता है, जंगली याक का, घोड़ा का, बैल का या फिर भैंस का। तो अगर हम बात करेंगे बोस म्यूटस तो वो किसका होता है, जंगली याक का होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग 10 मैग्नीशियम होगा, ये मैग्नीशियम होगा आपका, ये मैग्नीशियम यानी कि ये आपका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा ये आपका। ठीक है, तो कितने मैग्नीशियम पाए जाते हैं, अगर हम बात करेंगे एक वयस्क मानव के शरीर में तो वो कितना होता है 24 से लेकर के 28 होता है आपका, 28 ग्राम तक हो सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, बी है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो आपके लेमिनेर और मैनिटोल्स के रूप में किया जाता है, उसके बाद है आपका जटिल लिपिड्स के रूप में या फिर तेल के बूंदों के रूप में। तो अगर हम बात करेंगे ये जो आपका भूरे शैवाल होता है, ब्राउन शैवाल के नाम से जिसको हम जानते हैं, ब्राउन आपका एल्गी के नाम से जानते हैं, इसमें जो आपके होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में क्या होते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, ये संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नामक रोग एडीज मच्छर के काटने से फैलता है जो पानी में भरे स्थानों में अंडे देते हैं और समय के साथ वो बहुगुणित होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे एडीज मच्छर से काटने वाला कौन सा रोग होता है, तो आप यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दस्त होता है या फिलपांव होता है या डेंगू होता है, मलेरिया होता है। तो अगर हम बात करेंगे ये जो एडीज मच्छर होता है उसके काटने से कौन सा रोग होता है, आपका डेंगू होता है। अगर हम बात करेंगे मलेरिया, मलेरिया ये क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम होता है जो आपका एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है आपका। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दस्त यानी कि आपके जो अशुद्ध पानी वगैरह या फिर अशुद्ध खाना वगैरह खाने से जो आपका है होता है ये दस्त होता है। और ये फिलपांव जो होता है ये क्या होता है, आपका जो हाथी पांव के रोग से नाम से फेमस है, जो आपके फिताकृमि वगैरह से होने वाला ये रोग होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब अपरद में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपघटन की दर क्या होता है, धीमा हो जाता है। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे, ये आपका नग्न हो जाता है, तेज हो जाता है, गतिविधि नहीं होता है या फिर धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक होता है, यानी कि जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक होता है, कौन सा उत्तक होता है, पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, आपका संयोजी उत्तक है या उपकला उत्तक है। तो अगर हम बात करेंगे जानवरों के शरीर में जो सुरक्षात्मक काम करता है वो कौन करता है, उपकला उत्तक करता है। पेशी उत्तक क्या होता है आपका, जिसको हम मसल्स बोलते हैं, यानी कि मसल्स को जोड़ने वाले जो उत्तक होते हैं उसको हम बोलते हैं पेशी उत्तक। तंत्रिका तंत्र यानी कहने का मतलब है जो आपके पूरे शरीर में एक जाल के फॉर्म में फैला हुआ है उत्तक है, जिसको हम नर्व्स के नाम से भी जानते हैं, वही आपका तंत्रिका होता है। और संयोजी यानी कहने का मतलब है जो ज्वाइंट्स वगैरह होते हैं, ज्वाइंट्स यानी कि पेन, हड्डी का ज्वाइंट्स या फिर किसी भी चीज का ज्वाइंट्स होता है, वो क्या होता है, नहीं ज्वाइंट्स होता है नहीं आपका ये संयोजी उत्तक, यानी कहने का मतलब है ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका संयोजी उत्तक। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के ले जाने की क्षमता को कम करता है कौन होता है आपका, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या होता है, तो जब कोई चीज को जलाए जाते हैं यानी पूरी तरह से वो नहीं जल पाता है, तो नहीं जलने के कारण जो है वहां पे मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और ये मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला गैस होता है जो आपके सांसों के द्वारा अंदर जाकर के आपके ब्लड के रेट को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, यानी कि जो आपके
नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, यानी वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होते हैं? जिगर, गुर्दा, फेफड़ा या अग्नाशय? तो अगर हम बात करेंगे जो आपका वेस्ट वगैरह का चीज होता है उसको निकालने का काम किसका होता है? गुर्दा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? किडनी के नाम से जानते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 894। मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या के घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता या फिर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता? तो अगर हम बात करेंगे मेगाबाइट, टेराबाइट्स जो आपका होता है, या फिर मेगाबाइट होता है, टेराबाइट्स होता है, या फिर गीगाबाइट्स होता है, ये सब में क्या मानते हैं? तो हम कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसको हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार करता है कहलाता है, यानी कि जो आपके डाटा को कलेक्ट करता है, यानी डाटा को स्टोर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय टेप, डी है आपका डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए तो चुंबकीय टेप भी होता है और आपका डिस्क भी होता है, जिसको हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, HDD, ये आपका इसके नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी और ए की सहायता करते हैं, यानी ए प्रत्येक दिन करता है और तीसरे दिन जो है बी और सी आ जाते हैं, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये बोला जा रहा है। चलिए पहले हम जो है ना टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यानी टोटल काम, कितना यूनिट काम हो रहा है टोटल। तो देखो अगर हम बात करेंगे ए जो है वो 20 यूनिट कर रहा है, बी जो है आपका ए जो है 20 यूनिट, बी जो है आपका 30 यूनिट और सी जो है आपका 60 यूनिट कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितना यूनिट वर्क हो रहा है, यानी कि टोटल वर्क की बात कर रहे हैं। कितना ने टोटल वर्क, टोटल कितना यूनिट वर्क हो रहा है? तो टोटल वर्क जो है आपका देखो इसका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, यानी 20, 30 और 60 का एलसीएम आपका 60, यानी कि 60 यूनिट वर्क हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करेंगे ए की जो इफिशियंसी है वो कितना यूनिट की है, तो ये इसकी 3 यूनिट की इफिशियंसी है। अगर बी की बात करेंगे, इसको आप क्या करो, इससे डिवाइड करो, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट की है। और सी की इफिशियंसी कितनी है? तो ये 1 यूनिट की इफिशियंसी है। कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखिए अब हम बात करते हैं जो ए जो है प्रत्येक दिन करता है और बी सी तीसरे दिन आता है, यानी कि ए अगर प्रत्येक दिन करता है तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। यानी कि ए अगर प्रत्येक दिन करेगा, यानी पहले दिन भी 3 यूनिट, दूसरे दिन भी 3 यूनिट और तीसरे दिन जो है वो तीनों आ गया, यानी कि कितना हो गया? 3, 2, 5, 1, 6, यानी 6 यूनिट। यानी 3 दिन में कितना यूनिट वर्क होता है? यानी कि तीसरे दिन 3 दिन में जो यूनिट वर्क होता है, यानी 3 + 3 + 6 यानी कि 12 यूनिट वर्क होता है। कितने दिन में? 3 दिन में। और टोटल वर्क है 60 यूनिट, यानी कहने का मतलब है अगर हम बात करेंगे तो कितना टाइम लगना है, कितना 3 पेयर, 3 दिन का कितना पेयर होगा? 3 दिन की पेयर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 60 और 3 दिन में जो है वो 12 यूनिट वर्क होता है, यानी कि 5, 3 दिन का 5 पेयर होगा। 3 दिन का 5 पेयर यानी कि कितना दिन हुआ? तो 15 दिन हुआ आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटा दिया जाए और 70% वृद्धि कर दिया जाए तो कुल राजस्व। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं ना, बढ़ाना घटाना, जैसे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 100, इस पे करते हैं। अगर बढ़ेगा प्लस में, घटेगा तो माइनस में। अब देखो 30% घटाया जाए यानी कि माइनस 30%, ठीक है। अब 70% बढ़ाया जाए यानी प्लस 70, प्लस नहीं माइनस, क्यों? क्योंकि देखो आपका बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये क्या हो गया आपका माइनस 210 डिवाइड बाय 100। ये से अच्छा 1 से 1 कटा गया आपका, यानी कि कितना हो गया ये आपका 21/10। अब देखो तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये चीज आपका कितना हो जाए, अच्छा 21/10 नहीं, ओहो सॉरी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस ये 2100 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 100। ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये आपका कितना हो गया? तो ये आपका 40 माइनस ये आपका 21 और 40 में से 21 आपका जाएगा तो कितना होगा बताओ जरा सा। ये आपका माइनस 30 था, ये प्लस था, यानी कि 40 हो गया और 21 जाएगा तो कितना होगा आपका ये। अब इसलिए बात है 19%। 19% क्या चीज में आया आपका? प्लस में आया, यानी कि वृद्धि की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 प्रत्येक बोरी के दर से खरीदता है, यानी कि 400 रुपए प्रत्येक बोरी के, यानी कि टोटल जो उसका जो खर्च है वो कितना है?
देखिए कितना खर्च, मतलब कि उसको खरीदने में कितना रुपया लगेगा, यानी कि 400 इंटू 80 यानी 60, यानी बोले तो इसको 24,000 का खर्च आ रहा है इसको, यानी 24,000 का क्या आ रहा है इसको खर्च आ रहा है टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में क्लियर है। अब हम बात करते हैं यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेच देता है और 60 बोरियां पे कुल वो उतना लाभ कमाना चाहता है, यानी 60 बोरियां पे टोटल उसको लाभ चाहिए कितना, इतना, यानी कि इस पे, यानी कि टोटल जो है इतना रुपया खर्च किया उस पे इसको लाभ चाहिए 16%, यानी कि लाभ चाहिए 16%, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको जो चाहिए वो इससे कटा ये आपका, यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना जो भी आएगा, यानी कि कर ही लेते हैं, देखो 16 24 1 25, ये आपका 2 6 8 12 6 8 5 2 8 1 हाँ 40,000। ठीक है, ये एक जीरो था आपका पहले से, ये एक जीरो चला गया, अब ये एक जीरो से यहां से निकल गया, यानी कि टोटल जो लाभ हुआ है 3936 का हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में, ये देखिए आपका, यानी कि उसे जो फायदा हुआ, यानी कि इतना का फायदा हुआ, यानी कि टोटल जो है टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल जो आपका हो गया, यानी कि एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 24,000 और प्लस 4036। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये होगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ से 6 3 9 7 2, यानी इतना हो गया 27,900 इतना। अब देखो यानी कि वो जो है 8% लाभ पर 18 बोरी को बेच देता है, यानी 18 बोरी की बात करेंगे, यानी कि 18 बोरी की बात करेंगे 8% लाभ पे बेचता है वो, तो 18 बोरी का अगर हम बात करेंगे मूल्य कितना हो जाएगा, तो 18 बोरी का मूल्य हो जाएगा 72,000 और उसको 8% पे बेच रहा है, यानी कि 8% की बात करेंगे, यानी कि इसको इससे कैंसिल, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 के, यानी 570, यानी कि जो आपको बेचा बेचने में इसको जो आया वो कितना का लाभ हुआ, यानी कि ये 576, यानी कि 6 7 7 7, यानी इतना का। तो अब देखो यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमें जो है शेष बचा हुआ बोरी का दाम निकलेगा, जो कि अगर हम माइनस करेंगे तो जो कि कितना होगा आपका 7 7 7 6, यानी कि 0, और ये आपका हो जाएगा कितना 13, यानी 6, ये 8 1 और ये 0, यानी इतना इतना हो गया आपका। अब इतना बोरी कितना का है, तो 42 बचा हुआ बोरी है आपका, जब इसको आप इससे कट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का औसत 26 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। एक संख्या 12 है, दो संख्या का औसत 26 है, मान के चलते हैं दूसरी संख्याओं को मान लेते हैं x, तो यानी कि 12 है पहली संख्या, x है यानी कि डिवाइड बाय 2, यानी कि ये 26 के इक्वल है, यानी कि 12 प्लस x यानी कि ये 52 हो गया, 26 दूनी 52, यानी x इज इक्वल टू 52 माइनस 12 बोले तो 40। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि रोहित से 3 वर्ष छोटा है। अब बोला जा रहा है यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात जो है इतना है तो कोहली की आयु कितनी हो। तो कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है, तो रोहित की अगर हम बात कर लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, रोहित कोहली आपका। अब ये जो है रेशियो है वो कितना है, तो रोहित और कोहली, कोहली कोहली है आपका ऊपर, यानी ऊपर है, यानी कि कोहली आपका ऊपर रोहित नीचे, कोहली और रोहित का है, और रोहित को हम ऊपर ले यानी कि 8/7। ठीक है, यानी कि ये 7x इक्वल्स टू 8x माइनस 24, तो आप इधर भेजो, यानी माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 24, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 24, यानी x बोले तो किसका एज लिए थे, रोहित का एज लिए थे, यानी कोहली 3 वर्ष छोटा है, यानी कि कोहली का एज कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 24 है 3 वर्ष छोटा यानी कि 21। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। ये था आपका सेट नंबर 29। अब हम लोग नेक्स्ट सेट 30 के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।